हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारत और चीन के बीच में जो कुछ लद्दाख में हो रहा है वो बहुत ही गैर मामूली है। और दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स की बार बार मुलाकातें और मिलिट्री ऑफिशियल्स के लेवल पर भी बातचीत, उसके बावजूद चीन की तरफ से लद्दाख में काफी हद तक, जिसे इनकर्जन कहा जाए या घुसपैठ कहा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो अब तक भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो अब तक भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अगर ये बात कब्जा नहीं किया है, यानी उनका कहना ये है, और उसके बाद भी बातचीत किस बात पे हो रही है वो एक अलग बहुत इतने बड़े लेवल पर पूरे मुल्क को कंफ्यूज भी रखा गया है। अब मॉस्को में मुलाकातें हुई हैं डिफेंस मिनिस्टर्स की, और अब फॉरेन मिनिस्टर वहां हैं और वहां भी बातचीत हो रही है। इस बीच में तेहरान में भी दोनों लोग रुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को से दिल्ली आते हुए और फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली से मॉस्को जाते हुए तेहरान में रुके हैं। तो ये एक गैर मामूली किस्म के डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे साथ खास मेहमान हैं, सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जो करगिल में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स में भी एक तरह से दिलचस्पी इस हद तक है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं 2019 में। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये आप जिस इलाके में हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही चीन के फौजी LAC पर अब तो धार वाले हथियार डंडों में लगे हुए वो लेकर के खड़े हुए हैं। हमारी इंडियन फौज ने उनकी तस्वीर जारी की है जो अखबारात के फ्रंट पेज पर नजर आ रही है। उसके अलावा यह भी खबर है कि फायरिंग भी हुई है। इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से नहीं हुई और चीन के फौजियों ने की है। आप बहुत ही अहम जगह पर हैं, इस वक्त करगिल में है। लद्दाख का इलाका ही वही है और कुछ ही किलोमीटर पर ये सब कुछ हो रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चीन की तरफ से ये आखिर बातचीत के साथ साथ भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नीयत है बीजिंग की? आपको क्या लगता है? काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका मिलता है हमारे इस इलाके के हवाले से, यहाँ की सियासत के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से। और आपके प्रोग्राम बहुत ही काफ़ी मानी खेज होते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम्स आप करते हैं। मैं ये बताता चलूं, जैसे कि आपको मालूम है कि इस साल के आगाज़ में ही तकरीबन मई में ही जिस तरीके से चाइना और भारत के दरमियान ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर में जो हालात कशीदा हुए, और आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से ये हालात माजी में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव अंदाज में चाइना ने इंकर्जन किया है ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर में, जिसमें आप मारूफ सयाहती मकाम पेंगोंग छो, गालवान वैली, दौलत बेग ओल्डी, ये हॉट स्प्रिंग डेस्पांग का एरिया, ये पूरा जो एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये कहलाता है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जनाब, ये दोनों तरफ से डिमार्केशन नहीं की गई है, यानी दोनों साइड के जो अफवाज हैं वो क्लेमिट टेरिटरी में ही अपने बेस बना के बैठे हुए थे। लेकिन एक अरसे से चाइना धीरे धीरे इंकर्जन करते हुए अंदर आ रहा था, भारत की तरफ ये अंदर आ रहा था, जिसके बाद जो है ये तनाज़ा इतना तेज होता गया कि इस साल के आगाज में ही चाइना ने मुख्तलिफ मकामात पर, जिस तरीके से रिपोर्ट दी गई है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारे एरिया पर कब्जा कर लिया है। और जून के महीने में जिस तरीके से चाइना ने एक वायलेंट फेस ऑफ के दौरान हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और सैकड़ों दीगर जख्मी हो गए,
लेकिन उसके बावजूद होता यूं है कि हमारी जो विदेश नीति, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा सियासत कहते हैं, खारजा पॉलिसी कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी तब आई या हमें बैनुल अक़वामी सतह पर मायूसी का सामना तब करना पड़ा जब हमारे वजीर आज़म साहब ने ये कहा कि हमारी ज़मीन में न ही कोई घुसा है और न ही किसी ने हमारी चौकी ली है। बदकिस्मती की बात यह है कि ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, सैकड़ों हमारे सोल्जर्स जख्मी हो चुके थे और हमारे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स हो रही थी चाइना के साथ। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर हमारी जमीन ही नहीं ली गई थी, हमारा कोई पोस्ट ही नहीं लिया गया था, तो बातचीत किस नोयत की हो रही थी, किस बुनियाद पर हो रही थी? ये बड़ा बड़ा ही एक अहम मसला है, एक अहम सवाल है। इसके बाद चाइना ने इन तमाम चीजों को देखा और धीरे धीरे चाइना का ये जो वायलेंस है, या फिर आप ये कहेंगे कि ये जो चाइना का एग्रेशन है, ये थमा नहीं। और हालिया दिनों में एक बार फिर चाइना ने ब्लैक टॉप और हेलमैन टॉप के ऊपर एग्रेशन करने की कोशिश की, जिसे हमारी फौज ने नाकाम बनाया। इसके बाद होता यूं है कि कल जिस तरीके से आज के अखबारों में भी छपा है कि चाइनीज फौज छुरीदार छिड़ियां लेकर के वो एक बार फिर अपना अपना जो ट्रांसग्रेशन दिखाने की, जारहियत दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तरफ तकरीबन कहा जाता है कि रात के 2:30 बजे के आसपास फायरिंग हुई है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है कि फायरिंग जो है वो शुरू की है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1993 के दौरान जब भारत और चीन के माबीन एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों तरफ जो है कोई फायरिंग नहीं होगी और जो फायरिंग करेगा वो 10 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। ये एक मुआहिदा भारत और चीन के दरमियान माजी में रहा है, लेकिन अब ये फायरिंग का जो सिलसिला है वो हुआ है, ह्यूज डिप्लॉयमेंट हुई, दोनों तरफ से फौज तैयार खड़ी है और एक बहुत क्रिटिकल, यहाँ तक कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब कहते हैं वेरी वेरी सीरियस इशू इस वक्त बन चुका है ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर का इशू, जो चीन और हिंदुस्तान के माबीन पूरी दुनिया को एक खतरनाक मोड पे ले आ चुका है। काफी हालात क्रिटिकल हैं और कभी भी हालात ट्रिगर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, एस्केलेशन हो सकता है, जिसके डिसएंगेजमेंट के हवाले से मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर मुज़ाकरात जारी हैं। और जिसका आपने हवाला भी दिया कि मॉस्को में जो मुज़ाकरात हो रही हैं और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई थी, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कामयाब हुई, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो फॉरेन लेवल जो बातचीत है वो। तो सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आप ये बताइए कि आप जहां आप रह रहे हैं वहां फौजी मूवमेंट कैसा है, कितनी हमारी तैयारी है? उधर से तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। क्या हम वाकई अगर कोई हालात खराब होते हैं तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? और जाहिर है बीजिंग में बैठे हुए लोग अपना फैसला करेंगे, नई दिल्ली में बैठे हुए लोग अपना फैसला करेंगे और ग्राउंड पर फौजों को आमादा रहना है। क्या लगता है हिंदुस्तानी फौज का मूवमेंट कितना मजबूत है, या चाइना की तरफ से फौजी जो मौजूदगी है वो किस तरह की है? क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आया है कि दोनों तरफ से फौज जो है वो तैयार खड़ी है, ह्यूज डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी वेपनरी का भी तैयारी की हुई है। और चाइना की तरफ से तो जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं कि वो S-300, S-200 जो हथियार हैं वो भी ले रहे हैं, मिसाइल सिस्टम भी वो वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि चाइना के जो अज़ाइम है वो बड़े खतरनाक है इस खित्ते को लेकर के या यहाँ के हालात को लेकर के। और जहाँ तक आपने बात कही कि दिल्ली और बीजिंग में जो रह रहे हैं वो तो अपना फैसला करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? तो ग्राउंड का ये है सर कि एक अरसे से इस इलाके के लोगों ने बारहा जंगें देखी हैं। हम ये समझते हैं और हमारा तजुर्बा ये है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। यहाँ के लोग बिल्कुल अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हालात ख़राब ना हों, हालात बेहतर हों। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड शुरू हो, बजाय इसके कि जंग करे दोनों मुल्क।
तवानाइयाँ जो है, ज़खायर जो है वो सर्व करे आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए। यहाँ से हम चाइना की तरफ ट्रेड करें, चाइना यहाँ ट्रेड लाए, हम पाकिस्तान को के साथ ट्रेड करें, पाकिस्तान यहाँ ट्रेड करे, ताकि दोनों तरफ जो हालात हैं सह तरफ आप ये कहें, क्योंकि हम एक फ्लैश पॉइंट पे रह रहे हैं जहां हम 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान खड़े हैं। एक तरफ आपको चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हमारा अपना मुल्क है, जो तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो ऐसे मौके पे कोई ये नहीं चाहेगा कि जंग हो, हालात खराब हो, क्योंकि आइंदा आने वाले 2 महीने में यहाँ सर्दी बढ़ेगी, काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। -28, 30, यहाँ तक कि -50 तक जो है वो ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में आवाम को तो मुश्किलात होंगी ही, लेकिन फौज को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा अफवाज और इतने टफ पीरियड के लिए रखना जो है वो मुमकिन नहीं है। और हालात काफ़ी जो है इस वक्त क्रिटिकल है। ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि जितनी जल्दी डी एस्केलेशन होता है, डिसएंगेजमेंट होता है, उतना ही ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक के, बल्कि इस खत्ते के अवाम के लिए भी फ़ायदे की बात होगी। तो ऐसे में ये कहना कि जंग से सारे मसाइल हल होंगे या फिर जंग की तैयारियां करना शुरू करें, मैं ये समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आज के दौर में हमने जब देखा है, हमारे सामने अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, जहाँ सुपर पावर कंट्रीज ने जो है आके बमबारी की, बारूद का ढेर बनाया अफगानिस्तान को, लेकिन आज वहीं अमेरिका और वहीं ममालिक सब जो है तालिबान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं और मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशों में लगे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जंग से किसी मसले का हल नहीं निकलता और जंग किसी मसले का हल नहीं है। और यही एक चीज है कि जो दोनों ममालिक के लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, आप को ये जरूर मालूम होगा कि चीन की तरफ से ये कहा गया है, चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है मॉस्को की मुलाकात के बाद कि इंडिया ने प्रोवोक किया है, इंडिया ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव किया है, ये उनका इल्जाम है। दूसरी तरफ हमारी दोस्ती अमेरिका से बढ़ी है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका बहुत पहले से, मैं 98 में जब अमेरिका गया था उस वक्त अमेरिका में ये डिस्कस होता था कि नेक्स्ट एनिमी चाइना और उसको काउंटरवेल करने के लिए इंडिया का की मदद हम लेंगे। तो क्या अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ने के साथ प्रोवोकेशन कहीं इधर से हुआ है? क्या चीन का ये इल्जाम ठीक है? और चीन का ग्लोबल टाइम्स ये कई बार मशवरा दे चुका है कि भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपके यानी भारत के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के लिए कुर्बान करा देगा। वो भी एक मशवरा वो बार बार देते रहे। तो इस सिनेरियो में, इस लद्दाख रीजन में इतनी शिद्दत बढ़ती रहना, क्या अमेरिका का इस इलाके में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, क्या उसकी वजह है ये या क्या है? क्योंकि अब से पहले अमेरिका, चूंकि मुझे याद है उनका एक फौजी बेड़ा बाकायदा इंडियन ओशन में आया जब ये चीन के साथ हमारा ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, शायद ये दिखाने के लिए कि हमारी सपोर्ट आपके साथ है या प्रोवोक करने के लिए। आखिर अमेरिका का क्या रोल है इस सब? हमें ये जानना पड़ेगा कि अमेरिका जो है हमारी जंग नहीं लड़ेगा, अमेरिका किसी की जंग नहीं लड़ता। अमेरिका के अपने मुफाद हैं। अमेरिका, चाइना अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई इकोनॉमिक ताकत है। चाइना हमें एज ए प्रॉक्सी यूज करने की कोशिश कर सकता है, जिस तरह पाकिस्तान को अब चाइना जो है एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता है, इसी तरह अमेरिका हमें एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। और अगर हमारे हुक्मरानों ने अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर इस तरह का कोई फैसला लिया, तो ये फैसला हमारे लिए बहुत ही खतरनाक फैसला होगा और हमारे मुफाद में नहीं होगा। हमारे जो जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक के साथ हमारे रिश्ते इस वक्त माजी की तरह बेहतर रिश्ते नहीं हैं। एक ऐसे दौर में जब हम अपने फ्रेंड्स को तलाश कर रहे हैं, आज हमारी अगर चाइना के साथ बातचीत भी होती है तो हम रूस का इंतखाब करते हैं, हम ईरान का सफर करते हैं। वो इसलिए कि हमें ये मालूम है कि इन ममालिक का चाइना पे ज्यादा असर है। दूसरी तरफ अमेरिका की खुद हालत खराब हो रही है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खासकर
अपने इंतखाबी जो मुफादात हैं वो भी जुड़े हुए हैं भारत के साथ, क्योंकि भारत की एक वाज़े अक्सरियत जो है, खासकर वो लोग जो बीजेपी से या हिंदुत्व लॉबी से मुतासिर हैं, उनकी ज्यादा अक्सरियत जो है वो इस वक्त अमेरिका में है। तो उनके वोट अपने हिस्से में लेने की गरज से भी वो भारत के साथ अपनी दोस्ती या अपने अपने जितने भी मुफादात के खातिर जो है वो भारत से दोस्ती का एक तरीके का डोंग कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत के लिए देर या सवेर अमेरिका कोई मौसिर या वफादार दोस्त के तौर पर काम आएगा, क्योंकि हमने हमारे ही इस अदवार में दौर में देखा है, जिंदगी में देखा है कि हमारे आंखों के सामने सद्दाम हुसैन एक बहुत अच्छा दोस्त था अमेरिका का, जिसकी हालत खुद अमेरिका ने खराब कर दी। हमने देखा कि तालिबान, जिसको यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने तैयार किया, अमेरिकी डॉलर्स पे तालिबान का जहाद हुआ, लेकिन आज वही तालिबान जो है बाद में उसी को बारूद का ढेर बनाया अफगानिस्तान में। उसामा बिन लादेन को परवान चढ़ाने वाला, उसको दुनिया की नजरों में लाने वाला अमेरिका था। उन्हीं ने ही उनको सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उन्हीं ने ही उसका खात्मा भी किया। तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं रहा है। अमेरिका, ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स होती हैं, ताकतें, साम्राज्य ताकतें होती हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता है। उनका दोस्त उनका अपना मुफाद होता है। ये खासियत हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे ममालिक को है कि वो बहुत सारे फैसले जज्बातियत में करते हैं, अपनी आपसी रंजिशों को मौजू बना करके ये सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी के उस मैदान में जज्बातियत, एहसासात जो है वो काम नहीं करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका उन तमाम दोस्तों को अपने से अलग कर चुका है और नए दोस्तों की तलाश में अमेरिका धीरे धीरे हमारे मुल्क पे पहुंचा है। तो हमारे मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा होश के नाखून ले, क्योंकि अमेरिका हमारा कभी दोस्त होने वाला नहीं है और अमेरिका से हमारे कोई मुफादात हासिल नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय ममालिक के, जो हमारे मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने पड़ोस में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अपने बेहतर रिश्ते इस्तवार करे और अपने इक़्तिसाद को बेहतर करने और मुल्क में अमन व अमान को कायम करने में एक कलीदी रोल हमारे मुल्क के हुक्मरानों को इस वक्त पूरा करना चाहिए। वरना हम ये कहते रहेंगे कि 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहेंगे, 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहेंगे, 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहेंगे, तो इस तरह की जंगों के लिए तैयारियों से कुछ होने वाला नहीं है। इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला है। हमारा इक़्तिसादी जो इस वक्त ढांचा है बहुत कमज़ोर हो चुका है। मुल्की हालात जो है वो तज़ल्ज़ुल का शिकार हैं। अंदरून मुल्क जो है, आप माइनॉरिटीज़ की हालत देखिए, वो खस्ता हालत हो चुकी है। पूरा मुल्क का मीडिया एक फिल्मी दुनिया के सितारे के खुदकुशी और मर्डर का केस हल करने में लगा हुआ है, जबकि मुल्क जो है गुनागू मसाइल से जूझ रहा है। तो ऐसे मौके पर मुल्क के हुक्मरानों को थोड़ा होश के नाखून लेने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता है और ना ही कोई और मुल्क। हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए और हमें अपनी पॉलिसी जो है वो आज़ादाना तौर पर खुद बनाने की और खुद इख्तियार करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब। बिल्कुल आपने बहुत ही मुनासिब बात कही कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और वो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर होने की बात, लेकिन वहां स्लोगन्स आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब जो कुछ तब्दीली कहीं महसूस हो रही है कि मॉस्को से वापसी में हमारे रक्षा मंत्री जी तेहरान में रुके और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मॉस्को जाते हुए तेहरान में रुके, तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कुछ लोग हमारे विदेश मंत्रालय में इस तरफ सोच रहे हैं, हमारी सरकार में, और ये इलाके के मुल्कों के बीच बेहतर ताल्लुकात ही तमाम मसाइल का हल हो सकते हैं। और चीन और ईरान के बीच में चूंकि पिछले दिनों एक बड़ा एग्रीमेंट भी हुआ है जिससे कई मुल्क परेशान हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद नई दिल्ली भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं रीएडजस्ट करने की कोई कोशिश कर रही है। बहरहाल रियलिटीज के नजदीक रह करके अपने फैसले लेने चाहिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि हमारी कोशिश होती है कि जहां से जो खबर आ रही है उसके नजदीक तरीन उस इलाके से हम वहां से हालात जानने की कोशिश करें और आपको ऐसे जानकार लोगों से रूबरू कराएं जो आपको
हकीकतों से रोशनास करा सकें। सज्जाद हुसैन करगिली साहब ने लद्दाख के इलाके में जो कुछ चीन की तरफ से हो रहा है उसके बारे में काफी कुछ बताया और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इशू कितना अहम है और क्या कुछ इम्कानात हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।